हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेज में। तो आज हमारा जैसा कि 4th लेक्चर है और आज इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं वीन रेडिएशंस लॉ के बारे में और रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ के बारे में। तो ये क्या है वीन्स रेडिएशन लॉ और रेले-जीन्स रेडिएशन लॉ। तो हम बात करें कि पिछले लेक्चर में हमने स्टॉप किया था एनर्जी कर्व डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को प्रॉपर्टी को समझते हुए। तो प्रॉपर्टीज़ को हमने समझा कि एक्सपेरिमेंटली प्रॉपर्टीज़ को कैसे समझा जा सकता है। तो एक्सपेरिमेंटली हमने उसका ऑब्जर्वेशन किया और ऑब्जर्वेशन के बाद कि क्या क्या इसके फैक्ट्स हैं तो उनको नोट किया, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ होने के बाद आती है बात उसको एक्सप्लेन करने की, ग्राफ को। तो ग्राफ का एक्सप्लेन का मीनिंग क्या है वैसे एक्चुअल में, वो पहले जानते हैं हम। कि जैसे कि मानो कि ये हमारा एक ग्राफ था किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, ये किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर टी पर ये ग्राफ था किसके बीच में, लेमडा और ई लेमडा। अब देखो मैंने पिछली क्लास में कहा था आपसे कि इस ई लेमडा को मैं यू लेमडा से रिप्लेस करूँगा, क्योंकि थ्योरेटिकली अगर हम किसी प्रॉब्लम्स को कर रहे हैं या फिर थ्योरेटिकली देखा जाए या फिर, तो उसके लिए हमारे पास ई लेमडा की बजाय यू लेमडा ज़्यादा सही रहता है, क्योंकि हम इससे ज़्यादा फेमिलियर हैं। लाइक एनर्जी डेंसिटी हम बार बार यूज़ करते आते हैं, तो इसीलिए हम इसको एनर्जी डेंसिटी की फॉर्म में लिखेंगे। और स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी और एनर्जी डेंसिटी में रिलेशन क्या होता है, 4/c/ई लेमडा। तो इसके ग्राफ में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है इस कांस्टेंट से, तो फिर हम ई लेमडा की जगह रिप्लेस करेंगे यू लेमडा इस ग्राफ को एक्सप्लेन होने के लिए। तो अब देखिए, अब हमें एक्सप्लेन करने का मीन क्या है। एक्सप्लेन करने का मीन बस इतना सा है, जैसे कि मैं अभी आपको साइड में बताऊं कि मैंने कोई अलग से एक ग्राफ दिया आपको कि ये कुछ ऐसा एक ग्राफ है, तो इसको एक्सप्लेन करिए। तो इसको एक्सप्लेन करने का मतलब है इसका एक इक्वेशन देना अपनों को। जैसे मैं ये y बोल दूँ, ये x बोल दूँ, कि एक ऐसा इक्वेशन होना कि जिसमें अगर मुझे x की वैल्यू पता हो और मैं उसमें x की वैल्यू पुट करूँ तो वो इक्वेशन मुझे y की वैल्यू अपने आप दे दे। मुझे इस ग्राफ से ना खोजना पड़े बार बार कि अगर x की वैल्यू 50 दे दी तो मुझे ये ग्राफ को 50 तक ना बढ़ा करके और फिर मुझे चेक करना पड़े, ऐसा कुछ ना करना पड़े। तो कैसा हो जाएगा फिर, x इक्वल टू अगर मैं बोल देता हूँ जैसे सॉरी, इसका इक्वेशन क्या होगा, जैसे तुम्हें देख के पता लग रहा है y बराबर x² का। अब मैंने बोल दिया कि x इक्वल टू अगर तुम्हारे पास 3 है तो y इक्वल टू क्या होगा, तो x इक्वल टू 3 है तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर, तो y इक्वल टू 9। तो देखो 1 2 3 ये ग्राफ कुछ ऐसे जा रहा है ये, ठीक है। तो तुमने क्या किया, 3 पे डॉट 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 किया कुछ इस तरीके से ये, और ये यहाँ पे आके मैच हो गया, तो ये कितना हो गया, 9। अब मुझे डायरेक्टली पता चल गया जब x की वैल्यू 3 होगी तो y की 9 होगी। तो ये एक्सप्लेनेशन है इस ग्राफ का। इसी टाइप से मुझे इस ग्राफ को एक्सप्लेनेशन करना है। तो कैसे करेंगे हम इस ग्राफ को एक्सप्लेनेशन, तो सबसे पहले इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने के लिए आए थे वीन। तो वीन ने कैसे किया एक्सप्लेन इसको, चलिए देखते हैं अपन। वीन रेडिएशन लॉ, वीन रेडिएशन लॉ क्या था, वीन रेडिएशन लॉ। तो वीन ने इसको एक्सप्लेन करने में बताया कि जो एनर्जी डेंसिटी है यू लेमडा डी लेमडा वो इक्वल टू होती है, कोई कांस्टेंट है a/λ⁵, एक फंक्शन होगा लेमडा और टी का। क्योंकि देखिए ये जो ग्राफ है ओनली पर्टिकुलर टेम्परेचर के लिए एक्सप्लेन नहीं करना है, इसे एक्सप्लेन करना है हर टेम्परेचर के लिए। मानो टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा ये, तो ये चीज भी इंक्लूड होनी चाहिए इसमें। तो मतलब टेम्परेचर का भी रोल होना चाहिए कि हम अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो ये ग्राफ ऊपर होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो a⁵ f(λ)t फंक्शन और डी लेमडा। अब यहाँ पे क्या है कि हम एक छोटी रेंज की बात कर रहे हैं, इसलिए डी लेमडा को लेके चल रहे हैं। लाइक ऐसे कि यहाँ से एग्जैक्ट लेमडा को निकालना मुश्किल है, बट हम रेंज को छोटी की जा सकती है। मतलब यहाँ से ये डी लेमडा रेंज है इसकी, इस रेंज में मुझे एनर्जी डेंसिटी जाननी है, तो फिर यू लेमडा इंटू डी लेमडा क्या हो जाएगी इसकी एनर्जी डेंसिटी, किस रेंज में, लेमडा टू डी लेमडा रेंज में एनर्जी डेंसिटी। तो ये क्या निकल के आया फिर हमारे पास, वीन ने बताया कुछ इस तरीके से।
अब यहाँ पे फंक्शन ऑफ लेमडा टी, तो फंक्शन ऑफ लेमडा टी के बारे में मैक्सवेल बोल्ट्जमान को देखते हुए उन्होंने या फिर मैक्सवेल बोल्ट्जमान के डिस्ट्रीब्यूशन कर्व था उससे कंपेयर करके उन्होंने ये बताया कि जो एफ ऑफ लेमडा टी है उसकी वैल्यू होती है कुछ e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा टी। ये भी कांस्टेंट है a, ये कैपिटल A भी एक अलग कांस्टेंट है। तो फिर एनर्जी या फिर मैं लिखूं कि एनर्जी डेंसिटी है ना, या फिर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी for radiation range between lambda to lambda plus d lambda। तो lambda से d lambda के बीच में कितनी हो जाएगी, तो u lambda d lambda इक्वल टू a अपॉन lambda की पावर 5 f ऑफ t की जगह हम क्या रखेंगे, e की पावर माइनस a अपॉन लेमडा t d लेमडा। तो कुछ वीन ने इस तरीके से एक्सप्लेनेशन दी इस ग्राफ के लिए या फिर ब्लैक बॉडी रेडिएशन के लिए। तो क्या ये सही थी? तो अगर इसको जब ग्राफ को बनाया जाता है तो कुछ ऐसा होता है, जैसे मैं ये वापस से मिटा देता हूँ, ये दूसरे टेम्परेचर के लिए, हम पर्टिकुलर एक ही टेम्परेचर की बात करते हैं अभी। हाँ, तो बनाया गया तो ये कुछ जो लोअर वेवलेंथ है उसके लिए थोड़ा थोड़ा ये सही था, बिल्कुल सही था यहाँ तक, और पीक लेने के बाद हायर वेवलेंथ के लिए ये थोड़ा अंदर की तरफ शिफ्ट हो गया। अपन बात करें कि ये अगर एक्सपेरिमेंटल है, ये एक्सपेरिमेंटल ग्राफ है, तो ये जो है ये वीन का ग्राफ था, जो वीन ने दिया था हमें वो था। तो ये थोड़ा सा अंदर शिफ्ट हो गया और ये इस ग्राफ को एक्सप्लेन करने में फेल हो गया। तो यहाँ पे अब देखिए एक बार मैं आपको, ये ग्राफ है एक्चुअल में मोबाइल में बना करके मैं दिखाता हूँ कि ये कैसा बनता है और कैसे इन्होंने कितने अच्छी तरीके से कि जब टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो कैसे वो पीक शिफ्ट हो रहा था, इन सब के बारे में भी हमें सही से बताया था उन्होंने। तो देखिए मैं एक बार यहाँ पे स्क्रीन शो करता हूँ आपको, और ये ग्राफ कैसे इसको प्लॉट किया गया। प्लॉट करने पे ये एक्चुअल में ऐसा बनता है, देखिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपको दिख रहा होगा कि जो एक्स की पावर मैंने कुछ इस तरीके से लिए इस इक्वेशन को, a अपॉन एक्स की पावर 5 e की पावर माइनस a अपॉन एक्स टी। अब मुझसे क्या है, ये लेमडा लिखना थोड़ा सा सही, इसमें सिंबल आ नहीं रहा था लेमडा, तो इसीलिए मैंने लेमडा की जगह एक्स यूज में लिया है, बस इतना किया है। तो एक्स यूज में लेने के बाद में इसको आप लेमडा कंसीडर करते हुए चलना। तो अब देखिए आपके साथ ये ग्राफ है, इसमें कॉन्स्टेंट्स भी हैं। तो जैसे जैसे मैं टेम्परेचर को बढ़ाता हूँ इस ग्राफ में, जैसे कि लाइक इस टेम्परेचर को मैं अगर बढ़ाता हूँ तो देखिए ये पीक ऊपर चला गया, कुछ ज़्यादा ही फास्ट हो गया ये। एक मिनट, इसको थोड़ा सा स्लोली कर लेते हैं अपन। देखिए अब ये ग्राफ बिल्कुल बहुत ही लो टेम्परेचर पर है। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और कुछ वीन का ग्राफ कुछ इस तरीके से शिफ्ट होता जा रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए आप, बिल्कुल एग्जैक्ट मैच हो रहा है थोड़ा थोड़ा किससे, जो कि अपना पास एक्सपेरिमेंटल ग्राफ था, बट जो इसका हाइयर वेवलेंथ के लिए वो एक्सप्लेन नहीं हो पाया था। तो बनता बिल्कुल वैसा ही है ग्राफ देखने में जैसा ये एक्सपेरिमेंटल में बनता है। तो ये आई होप समझ पाए होंगे आप इस ग्राफ को। तो इस तरीके से ये टोटली फेल हो चुका था वीन्स रेडिएशन लॉ। तो अब नेक्स्ट इसको एक्सप्लेन करने के लिए आए रेले और जीन्स, दो साइंटिस्ट, जैसे कि रेले जीन्स का नाम हमने पहले नहीं सुना था।
इसको एक्सप्लेन करने के लिए आए थे रेलिजेंस। तो रेलिजेंस ने हमें क्या बताया, तो चलिए उसके बारे में जानते हैं एक बार अपन कि रेलिजेंस क्या था। एक मिनट। अब सेकंड एक्सप्लेनेशन किसने दी थी, रेलिजेंस ने। ये देखिए इन्होंने क्या माना था और क्या से एक्सप्लेन किया था। अब इन्होंने ये माना था कि एक ब्लैक बॉडी को एक क्यूबिकल कंसीडर किया जाए, क्यूबिकल की तरह कंसीडर किया जाए कि क्यूबिकल एक कैविटी है अपनी और इसकी दीवारें बिल्कुल सेम वही है, ब्लैक कलर से अंदर से कलर्ड हैं, या फिर हम ऐसा बोलें कि ब्लैक कलर से इसकी दीवारें सारी ब्लैक कलर्ड हैं सारी। ये लो, अब देखिए, हाँ अब यहाँ पर ये मानो एक दीवार है इसकी, तो ये ब्लैक कलर्ड है। तो उन्होंने बताया कि यहाँ जो ब्लैक बॉडी है उसकी दीवार पर जो ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं, क्योंकि एनर्जी मिलती है, तो एनर्जी मिलने से क्या होते हैं, ऑसिलेशंस क्रिएट होते हैं। जैसे एनर्जी मिलने पर वाइब्रेट क्या करते हैं, ऑसिलेट करने लग जाते हैं अपनी ही, या फिर हम बोलें वाइब्रेट करने लग जाते हैं। और जब पार्टिकल ऑसिलेट करते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज प्रोड्यूस करते हैं या फिर इमिट करते हैं। तो यहाँ पे ये दोलन करने लग जाते हैं या फिर ऑसिलेट करने लग जाते हैं। तो दोलन करने से क्या होगा, ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को प्रोड्यूस करेंगे और ऐसा ही दोलन इस तरफ होगा और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। तो ये जो दोलन करेंगे ये सेम फ्रीक्वेंसी, या तो सेम फ्रीक्वेंसी और सेम मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड नहीं, वेवलेंथ, सेम वेवलेंथ की ये जो वेव हैं ये आपस में जुड़ती हैं या फिर टकराती हैं, तो ये एक स्टेशनरी वेव प्रोड्यूस करती हैं। तो उन्होंने हमें बताया कि स्टेशनरी जो कि एक ब्लैक बॉडी है, तो ब्लैक बॉडी क्या प्रोड्यूस करती है, स्टेशनरी वेव बनाती हैं अंदर। तो उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया कुछ इस तरीके से कि ये है स्टेशनरी वेव। स्टेशनरी वेव। तो अब हमारे दिमाग में आता है कि यहाँ तो बहुत सारी स्टेशनरी वेव्स हैं, क्योंकि एक वेव तो बन नहीं सकती, बहुत n नंबर ऑफ ऑसिलेशंस हैं, तो n नंबर ऑफ वेव्स हैं, तो इनके वेव्स के मोड्स भी n नंबर होंगे। अब मैं बात करूँ वाइब्रेशन ऑफ मोड्स की इसके, तो बात करते हैं एक बार अपन साइड में, वाइब्रेशन या फिर मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। मोड ऑफ वाइब्रेशन, तो मोड ऑफ वाइब्रेशन किसे बोलते हैं अपन, कि हम बात करते हैं बिल्कुल शुरुआती वेवलेंथ से, शुरुआती वेवलेंथ बिल्कुल। तो यहाँ से जो फर्स्ट मोड बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है कि ये स्टेशनरी वेव लाइक ऐसे मान सकते हैं अपन कि दो दीवार हैं अपने पास और दो दीवारों के बीच में रस्सी बंधी हुई है बिल्कुल। तो उस रस्सी से कितने टाइप की वेव्स प्रोड्यूस की जा सकती है, जैसे लाइक मैं एक साइड है उसको थोड़ा थोड़ा धीरे ऊपर नीचे करूँ तो फिर वो कुछ इस तरीके की वेव बनेगी, इस तरीके की। ये तो ये एक वेवलेंथ हो गई जो यहाँ से यहाँ तक की, हाफ वेवलेंथ की। तो ये एक वेव बनेगी। अब उसको थोड़ा सा और ज़्यादा मूवमेंट फास्ट किया जाए उसका, तो अगला जो मोड होगा उसका कुछ इस तरीके से होगा, वेव का थोड़ा सा और किया जाए तो इससे नेक्स्ट जो मोड होगा वो कुछ इस तरीके से होगा। तो ऐसे करते 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 यहाँ पे वेव के n मोड्स पॉसिबल हैं, n मोड्स पॉसिबल हैं, या फिर इनको बोलते हैं अपन कंपन विधाएं, कंपन विधा। तो ये कंपन विधा हैं, ये n पॉसिबल हैं। तो हमें क्या करना होगा, अब हमें चाहिए इसकी एनर्जी डेंसिटी, क्योंकि हमें एक्सप्लेन करना है एनर्जी डेंसिटी को। तो एनर्जी अगर डेंसिटी चाहिए हमें यहाँ पे, तो हमें टोटल इसकी एनर्जी निकालनी होगी या फिर इन वेव की एनर्जी निकालनी होगी हमें।
तो वेव की एनर्जी तो हम तब निकाल पाएंगे तब हमें ये पता होगा कि इसमें नंबर ऑफ वेव कितनी है। मतलब मैं बात करूं कि या तो नंबर ऑफ वेव की या नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशंस की, तो यहां से मानो यहां से यहां तक कितने मोड्स एग्जिस्ट करते हैं, अगर मैं ये निकाल पाया तो उसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा एक मोड्स ऑफ एनर्जी से, कि एक एनर्जी का मोड कितना है, एक मोड ऑफ वाइब्रेशन से एसोसिएट कितनी एनर्जी है। अगर मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, उस रेंज में टोटल जो एनर्जी है वो आ जाएगी। एक बार मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन करता हूँ, शायद मैं थोड़ा सा नहीं कर पाया सही से। वापस से देखिए, आप वापस से देखिए, तो वापस से देखिए, रेले जीन्स रेडिएशन लॉ ने क्या हुआ कि उन्होंने एक कैविटी को कंसिडर किया क्यूबिकल टाइप। क्यूबिकल टाइप कैविटी में का मीन है कि उन्होंने बताया कि क्यूबिकल जो कैविटी है उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती हैं वो स्टेशनरी वेव होती हैं। और स्टेशनरी वेव मैंने बताया कि कैसे बनती है, सेम फ्रीक्वेंसी और सेम वेवलेंथ की जब वेव आपस में सुपर इम्पोज होती हैं तो एक स्टेशनरी वेव का निर्माण करती हैं या फिर बनाती हैं। तो ये स्टेशनरी वेव्स यहाँ पे बहुत सारी होंगी और उनके अलग अलग वाइब्रेशंस होंगे, यानी कि मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब कंपन विधाएं बोलते हैं अपन इसे, कंपन विधाएं। तो ये देखो, अब पहला जो कंपन विधा होगी, अब यहाँ पे बहुत सारी, यहाँ ऊपर करते हैं अपन बात, ये बिल्कुल यहाँ पे कर लेते हैं, स्टेशनरी को मैं मिटा देता हूँ यहाँ। तो जैसे मानो ये कि दो दीवार है, तो इनमें या तो सबसे फर्स्ट मोड वाइब्रेशन का क्या होगा, कुछ वेव इस तरीके से जाएगी जिसकी वेवलेंथ बड़ी हो, जैसे कि मैंने एक बार करके छोड़ा ऐसे, तो एक वेव प्रोड्यूस हुई वहाँ पे। तो ये होता है एक तरीका। एक थोड़ा सा अगर वाइब्रेशन मतलब जो अपनी फ्रीक्वेंसी है उसको थोड़ा सा बढ़ाया, तो थोड़ा सा बढ़ाने पर इसका जो वेवलेंथ है वो चेंज हो गई और कुछ इस तरीके से हो गई वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी। थोड़ा और बढ़ाया जाए फ्रीक्वेंसी को तो ये थोड़ा सा और चेंज हो गई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इस वेव की, और बढ़ाया जाए तो कुछ और चेंज हो जाएगी, ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से। हाँ, तो ऐसे क्या है कि नंबर ऑफ जैसे मोड्स ऑफ वाइब्रेशन है वो बढ़ते चले जाते हैं और बहुत एन नंबर तक हम बोल सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। तो कितने भी पॉसिबल हैं इसमें, क्योंकि फ्रीक्वेंसी 0 to इन्फिनिटी, देखो अभी हमने बात की थी कि जो लैम्डा है वो 0 to इन्फिनिटी कितना भी पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि ब्लैक बॉडी इसके बीच में ही क्या करती हैं, रेडिएशन को इमिट करती हैं। तो लैम्डा कितना भी हो सकता है, फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो सकती है, इन्फिनिटी टू 0। तो ये सब कितने भी पॉसिबल हो सकते हैं। तो अब हमें क्या करनी है, एनर्जी डेंसिटी जाननी है। तो एनर्जी डेंसिटी का मीन है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, या फिर हम एक बात करें कि इस रेंज में एनर्जी, बात यही कर रहे हैं अपन कि डी लैम्डा है इस रेंज में। तो अभी हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसीज की। तो अब इस ग्राफ को एक बार फ्रीक्वेंसी के टर्म में देखें कि एनर्जी डेंसिटी या फिर हाँ एनर्जी डेंसिटी ऑफ ब्लैक बॉडी डायरेक्ट लिख देते हैं, इन रेंज बिटवीन फ्रीक्वेंसी न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू। अब मुझे ये जानना है कि इनकी जो ब्लैक बॉडी की एनर्जी डेंसिटी है वो फ्रीक्वेंसी मैंने मतलब यहाँ से स्टार्ट की, मानो न्यू से थोड़ा सा लिया यहाँ तक, इस रेंज को मैंने लिया डी न्यू, तो ये कितना हो जाएगा, न्यू प्लस डी न्यू। तो अब मुझे ये जानना है कि न्यू से डी न्यू में कितनी एनर्जी एग्जिस्ट करती है। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे ये पता करना होगा कि इसके और इसके बीच में कितने नंबर ऑफ मोड हैं वाइब्रेशन के।
अब जैसे कि अब मैंने तो ये छोटा सा रेंज लिया, आपको दिख रहा होगा इसके बीच में एक ही मोड एग्जिस्ट कर रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि हम ऐसे कंसिडर नहीं कर सकते इन सबको। बट इनके बीच में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं अगर वो मुझे पता चल जाए, लाइक मान लो इनके बीच में एन न्यू डी न्यू इतने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं, ये मुझे पता लग गया, तो इसको अगर जैसे मैक्सवेल बोल्ट्जमान डिस्ट्रीब्यूशन लॉ से बताया गया कि एक मोड ऑफ वाइब्रेशन होता है उसके एसोसिएट एनर्जी होती है kT। तो अगर ये नंबर ऑफ मोड्स ऑफ वाइब्रेशन अगर इतने हैं तो इसको मैं kT से मल्टीप्लाई कर दूं एनर्जी से, तो मेरे पास क्या आ जाएगी एनर्जी डेंसिटी, किस रेंज में, ये इस रेंज में, ये आ जाएगा मेरे पास। तो अब मेरे पास चैलेंज ये है सिर्फ कि मुझे ये न्यू टू न्यू प्लस डी न्यू इस रेंज में कितने मोड्स ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट करते हैं वो निकालना। तो वो उनको निकालने के लिए रेले और जीन्स ने एक बहुत ही खूबसूरत सा डेरिवेशन है और उसको सॉल्व करके और इन्होंने हमें बताया कि एन न्यू डी न्यू कितना होता है, कि एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब डी न्यू, कुछ इस तरीके से होता है। इतने नंबर ऑफ मोड एग्जिस्ट करते हैं किस रेंज में, न्यू टू डी प्लस न्यू प्लस डी न्यू के अंदर। तो अगर हम इस वैल्यू को इसमें वापस पुट करते हैं तो मेरे पास आ जाता है यू लैम्डा, सॉरी मैं यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया कि यू लैम्डा नहीं लेना है क्योंकि मुझे रेंज कितनी जानी है, न्यू से डी न्यू के बीच में, तो इसीलिए तो न्यू डी न्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू रख देते हैं 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी की क्यूब के टी डी न्यू। तो ये जो इक्वेशन आई है इससे एक्सप्लेन होता है ग्राफ, किसका, इसका। जानते हैं अभी हम नहीं कह रहे हैं कि इससे इसका ग्राफ एक्सप्लेन हो रहा है, बट उन्होंने हमें जो एनर्जी डेंसिटी की इक्वेशन दी थी रेले और जीन्स ने, वो कुछ इस तरीके से दी। बट हम अभी तक लैम्डा में देखते आ रहे हैं इस ग्राफ को, तो एक काम करते हैं इस इक्वेशन को हम लैम्डा में चेंज कर लेते हैं और फिर देखेंगे। हम वैसे भी देखेंगे जैसे हमने देखा था मोबाइल से कि ग्राफ को कैसे हम कैसा बनता है इसका ग्राफ, हम जानेंगे इस इक्वेशन को वहाँ पे पुट करके, और फिर हम ये भी देखेंगे कि ये इक्वेशन इस ग्राफ को कैसे एक्सप्लेन कर पाया और कैसे एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो चलिए इसको पहले अपन किस में चेंज कर लेते हैं, लैम्डा में चेंज कर लेते हैं। तो मैं ये मिटा देता हूं अभी। हाँ देखिए यू न्यू डी न्यू इक्वल टू, सॉरी अपने को लैम्डा में चेंज करना है इसे। तो लैम्डा और न्यू में रिलेशन क्या होता है कि लैम्डा इक्वल टू होता है न्यू अपॉन या फिर सी अपॉन न्यू, ठीक है। अब न्यू की जगह में लैम्डा रखना तो हम ऐसा लिखते हैं न्यू इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। तो न्यू की जगह तो हम सी अपॉन लैम्डा रख देंगे और डी न्यू की जगह तो डी न्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन माइनस का लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। अब देखिए फ्रीक्वेंसी है वो नेगेटिव नहीं हो सकती है, तो नेगेटिव नहीं हो सकती है तो हम इसका मोड यूज में लेंगे कुछ इस तरीके से मोड, तो ये यहाँ पे पॉजिटिव। तो अब ये पॉजिटिव हो गया हमारा, ये हो गया। अब आगे देखते हैं यू न्यू यू लैम्डा, सॉरी अब यू लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर की जगह हम क्या रखेंगे, ये सी स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर, फिर सी की क्यूब के टी डी न्यू की जगह ये रहा सी अपॉन लैम्डा स्क्वायर डी लैम्डा। ये स्क्वायर ये क्यूब से क्यूब कैंसिल, बस हो गया, इतना ही था। तो यू लैम्डा डी लैम्डा कुछ एक आया था हमारे पास 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा की पावर 4 हो गया 4 डी लैम्डा। तो ये था हमारे पास रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ। तो रेले जीन्स ने हमें एक्सप्लेनेशन में हमें बताया कि यू लैम्डा जो एनर्जी डेंसिटी है उसकी वैल्यू होती है 8 पाई के टी अपॉन लैम्डा की पावर 4। तो चलिए जानते हैं इस ग्राफ को कि कैसे आया था ये। तो देखिए आप मोबाइल में देख रहा हूँ अभी कैसे बनता है ये ग्राफ, अभी हम चेक करते हैं। तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं
आपको भी बताता हूँ कि ये एक डेस्मोस नाम का एप्लीकेशन है, इसमें हम कोई भी ग्राफ को किसी भी इक्वेशन का ग्राफ आसानी से प्लॉट कर सकते हैं। हाँ, इसमें भी देखिए आपको जैसे x की पावर 4 दिखाई दे रही है, तो x की पावर 4 का मतलब है लेमडा की पावर 4, क्योंकि मुझे वही बात सिंबल नहीं हो पाया है जस्ट, तो लेमडा की पावर 4 है। अब देखिए ये t = 0, टेम्परेचर 0 पे ये बिल्कुल रेड लाइन दिखाई दे रही है आपको। अब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ाया जाता है, टेम्परेचर अगर मैं थोड़ा सा बढ़ाया जाता है तो कुछ इस तरीके से बनता है, देखना आप एक बार अचानक से थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। ये देखिए आप कि टेम्परेचर थोड़ा सा ही बढ़ाने से कैसे ये चेंज हो रहा है बिल्कुल, और इन्फिनिटी जा रहा है। देखो मैं आपको दिखाऊं कि ये देखो बिल्कुल इन्फिनिटी की ओर जा रहा है, ये ग्राफ बिल्कुल इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो इसका मतलब ये इस ग्राफ का तो मतलब ही नहीं है कि इसको एक्सप्लेन कर पाया, ये सिर्फ इस वाले हिस्से को एक्सप्लेन कर पाया है कि हटा देते हैं एक बार अपन। हाँ, अब देखिए कि ये सिर्फ इस वाले हिस्से को ही एक्सप्लेन कर पाया है, इस वाले को, ये वाला हिस्सा थोड़ा सा, क्योंकि बाद में तो ये इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो इसका मतलब ये जो था ये किसके द्वारा गया, रेले जीन्स। ये रेले जीन्स का ग्राफ का एक्सप्लेनेशन था और एक्सपेरिमेंटली ये था। तो अब आपको समझ में आया होगा कि रेले जीन्स भी यहाँ पे आकर के फेल हो गए थे और वो भी इसको एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी ये ग्राफ कैसे जा रहा है। तो यहाँ रेले जीन्स और वीन एक्चुअल में फेल नहीं हुए थे, एक्चुअल में यहाँ पर आकर के पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स फेल हो गई थी, क्योंकि रेले जीन्स और वीन ऐसे साइंटिस्ट थे जो क्लासिकल मैकेनिक्स बेस पे इसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे। यानी कि अब से पहले का जो भी नॉलेज था फिजिक्स के बारे में वो सारा, जैसे लाइक थर्मल एनर्जी के बारे में उन्होंने कॉन्सेप्ट लगाए, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ है वो लगाया उन्होंने, मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ क्लासिकल लॉ है जो कि गैस के अणुओं के लिए काम में आया था, और उन्होंने बताया था कि गैस के अणुओं की वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होती है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, वो हम कभी देखेंगे अलग लेक्चर में, या फिर हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब देखेंगे मैक्सवेल बोल्ट्जमान लॉ। तो ऐसे जो लॉज थे उनको इन्होंने कंसिडर करके और इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, और एनर्जी को कुछ इस तरीके से लिया कि एनर्जी जैसे कि एक ऑसिलेशन है या फिर एक नंबर ऑफ मोड है, उसके करस्पॉन्डिंग केटी एनर्जी होती है। तो कुछ इस तरीके से क्लासिकल मैकेनिक्स का नॉलेज से इन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश करी, बट ये टोटली फेल थे, पूरी क्लासिकल मैकेनिक्स यहाँ पे फेल थी। तो अब बात आती है कि अब इसको एक्सप्लेन कैसे किया जाए, ये एक बड़ा चैलेंज था यहाँ पे। तो इसको सॉल्व करने के लिए बाद में आए थे प्लांक। तो यहाँ से एंट्री होती है प्लांक की, और उन्होंने कैसे इसको एक्सप्लेन किया, क्या उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया जिसे हम इस प्लांक हाइपोथेसिस नाम से जानते हैं, और वो बहुत ही अनबिलीवेबल स्टेटमेंट, बोले तो अनबिलीवेबल स्टेटमेंट था। तो वो क्या स्टेटमेंट था वो हम नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे, और नेक्स्ट लेक्चर में बिल्कुल इसको स्टेटमेंट को भी जानेंगे, और उससे जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को एक्सप्लेन करने के लिए ये जो रेडिएशन आती है, रेडिएशन लॉ बोलते हैं अपन, तो प्लांक का रेडिएशन लॉ भी जानेंगे क्या था, और जो इक्वेशन आएगी और उससे देखेंगे ये एक्सपेरिमेंटली मैच होता है या नहीं। तो ये सब जानेंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। और हाँ, एक बात और कि यहाँ तक जैसे रेले जीन्स का रेडिएशन लॉ था, यहाँ तक आपको नोट्स कैसे बनाने या फिर क्या करना है, ये आपको मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा नीचे, वहाँ जा कर के आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के दोनों के सेपरेट मैंने नोट्स बना रखे हैं, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं ड्राइव से, और आराम से चाहें तो लिख सकते हैं आप उन्हें, या फिर आप वैसे रख सकते हैं।